बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी अब तक क्या तब्दीली आई, मुस्तकबिल में मुआशी आशारिये क्या कहते हैं और हालिया मुआशी आशारिये क्या हैं, PDM की तहरीक किस हद तक मजबूत हो चुकी है या किस हद तक कमज़ोर हो चुकी है, इसमें वफाकी हुकूमत का कितना किरदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MKM से मिलने जा रही है कि MKM को सेनेट इलेक्शन में अपने साथ में ला लेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में जाने का फैसला रखती है, PDM की दीगर जमातें उनके साथ मिल जाएंगी। और कोरोना वायरस के हवाले से अब तक इकदाम क्या किए गए, वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां क्या की गई हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से तर्जुमानों को PDM का मुकाबला करने के लिए गाइडलाइंस क्या दी गई हैं, इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कंवल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कंवल साहिबा, अब तक के मुआशी आशारिये जो हैं वो आपके मुताबिक मस्बत समत में गामजन है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और PDM का पूरा प्लेटफॉर्म सिर्फ इसी बात का रोना रो रहे हैं कि मुआशी तौर पर जो मुल्क है वो दिवालियापन का शिकार हो चुका है, आम फर्द के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो हालिया जो तकारीरें ऑपोजिशन की, उसका मुकाबला आप हकाइक के साथ किस तरीके से देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर और राना अज़ीम साहब, आपको बहुत मेरी तरफ से सलाम है। और दूसरी बात यह कि मरियम साहिबा का आप जिक्र करते हैं, फिर मईशत की बात करते हैं, फिर उनकी तकरीरों की बात करते हैं। देखिए, मईशत और पाकिस्तान की सियासत दोनों बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, और मरियम साहिबा इंतहाई नॉन सीरियस इररेलेवेंट खातून है जो खुद इंतहाई नालायक है। किसी एक यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में अब्बा जान की पर्ची से दाखिल हुई थी और एक साल बाद अपनी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से निकाली गई थी। उनको मईशत के बारे में क्या पता है? वो जिस तरह इसराइल के बारे में उन्होंने बयानात दागे और अनफॉर्चुनेटली पता यह चला बीच में से कि अपने वालिद साहब भी इन्वॉल्व है, इसी तरह जो मईशत के वो रोने रो रही हैं और कई दफा अपने ट्विटर पे भी कुछ चीजें पोस्ट करती नहीं और फौरी तौर पे फिर डिलीट उन्हें करने पड़ गए, वो उनके अपने दौरे हुकूमत के जो माशी इशारिये थे वो बीच में शामिल है। मसलन मैं एक आपको गिनवा देती हूँ, किसी भी मुल्क की अगर आपने चेक करना हो इंडिकेटर क्या है उसकी इकोनॉमी का, तो वहां का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, यानी कि आपके मुल्क के अंदर डॉलर कितना आ रहा है और मुल्क से बाहर कितना जा रहा है। इनके अब्बा जान की एक्सपीरियंस और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो इकोनॉमिक साइंसदान थे, उन्होंने जब हुकूमत छोड़ी तो $20 बिलियन जो पाकिस्तान की पूरी 72 साल की हिस्ट्री में कभी किसी को इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं मिला, वो इनकी साइंसदान जो है बड़े बड़े वो छोड़ के गए। इसके अलावा आप देखें, अगर मईशत का आपने चेक करना हो तो आप ये देखते हैं कि आपकी आमदन कितनी है, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, आप कमा कितना रहे हैं, आपके मुल्क से कितना माल है जो बाहर बिक रहा है। जीरो पे हम खड़े हुए थे, लिटरली जीरो पे। इनके दौरे हुकूमत का मेरे पास पड़ा हुआ, मैं चार्ट्स आपको भेजती हूँ। इनको जब मिली थी तो $25 बिलियन पे मिली थी एक्सपोर्ट्स, और जब ये छोड़ के गए हैं तो $19 बिलियन पे ड्रॉप करके बड़ी मुश्किल से वापस 20 और 21 के नजदीक कहीं पहुंची थी। इसकी वजह यह कि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। इन दो खानदानों का तो कारोबार जो है वो 9000% बढ़ता रहा। जो मरियम बीबी आजकल आपने देखा है डिजाइनर बैग पहन के खड़ी होती हैं, एक चप्पल भी पहनी हो तो 2.5 लाख की पहनी होती है। ये 9000% इनके अब्बा जान का बिजनेस तो बढ़ता रहा, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई, पाकिस्तान की टेक्सटाइल बंद हो गई। कि आपने बिल्कुल ये आप उनका जवाब दें, वो आप पे इल्ज़ाम लगाती हैं, ये सियासत चलती रहेगी। लेकिन आजकल पाकिस्तान की सियासत बड़ी गर्म हो गई। कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने अपनी ब्रीफिंग के बाद आज बड़ी तेज़ी से आपके इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए जो आपसे नाराज़ नज़र आते थे MKM वाले। तो ये क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा राना साहब मुझसे ज़्यादा आपको पता होता है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 3 हफ्ते पहले आ जाती है। आप में से ज़्यादा अदवार देख चुके हैं। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, जोड़ तोड़ का टाइम है, हर एक को सीट चाहिए। जो लोग PDM की दस्तावेज पे 26 निकात साइन करके मुकर गए, उधर से उन्होंने बड़े बड़े यू टर्न ले लिए। सितंबर में उन्होंने कहा जी हम तो इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, हम तो निकल पड़े हैं, अब आप देखेंगे कि क्या क्या होगा। मीट मंझधार के उन्होंने छोड़ दिया, और अब सारी दुनिया ने देख लिया कि मौरूसी सियासी बोने जो ये दो हैं, मरियम और बिलावल, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। एक जरदारी सारी PDM पे भारी है, जो मर्जी करते रहे। एंड में वो उन्होंने एक तकरीर की थी 27 दिसंबर को, बीबी की जो बरसी है, उसके बाद सारा कुछ मनोन वैसे ही हो गया जिस तरह उन्होंने फरमाया था। तो ये जो अपनी तौर पे जोड़ तोड़ करने की कोशिश करें, ये कर लें। ये पहले भी गए थे। जैसा कि आपने कहा कि एक जरदारी सारी PDM पे भारी है, अगर वो भारी है तो इसका मतलब है कि वो वफाकी हुकूमत यानी PTI को टफ टाइम दे सकते हैं।
देखिए वो अपनी ही माशाल्लाह, वैसे जरदारी साहब बड़े बकौल सबके ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमें बहुत फ़ायदे पहुंचाए हैं। मैं चीदा चीदा फ़ायदे बता देती हूँ। 5 सालों में जब उनकी हुकूमत आई तो जो एक वफाक की अलामत चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी, पार्टी, पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर, उसको वो समेट के सिंध तक ले गए और अब मजीद उसको समेट के अंदरून सिंध तक ले गए हैं। हमारे लिए तो वो हमेशा से बड़े भागवान साबित हुए और इसी तरह मरियम साबित हुई है, जो नून लीग सारी मिलके पूरी अपोजिशन जिसको नहीं बर्बाद कर सकी, वो 1 साल में उन्होंने माशाल्लाह वो करके दिखाया जो जरदारी साहब ने 5 सालों में किया। तो हमारे लिए तो ये सारे बड़े भागवान हैं माशाल्लाह, हमारे ही सफीर समझें आप अपने अपने रैंक्स में। लेकिन जो उनकी पॉलिसीज हैं वो उनकी पॉलिसीज के अंदाजे आपने देख लिए कि इनका इज्तिमा या जो मजमा है वो मुंतशिर है। 13 दिसंबर को पीडीएम की हलाकत हो गई थी, अब वो उसका जनाजा लेके फिर रहे हैं कि दफनाना कहाँ है। तो वो आप देख लेंगे, अब सर्दियों में उन्होंने जो जनाजा लेके जाना था वो फ्रीज कर दिया, कहते हैं मार्च अप्रैल में दोबारा उठाएंगे और उसके बाद दफन करेंगे, लेकिन हो गया वह खत्म, सेरेमनी ओवर है। पीडीएम की स्टोरी ये मुझे बताएं, मेरे पास एक इतला है और चंद दिनों बाद वो इतला सामने आ जाएगी। इतला यह है कि आपके खिलाफ अदम इत्मीनाद की तैयारियों के लिए आपके इत्तेहादियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उस पर काफ़ी हद तक वो पुरुमीद हैं। तो क्या आपने भी कोई पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं, पीडीएम तो टूट रहा है, उनसे कोई राब्ते किए हैं, यानी कि अंदर से कोई दरार डाली है? देखिए आपकी इतला बिल्कुल सही है, इसलिए कि कल इन्होंने ये बयान दिया है, बिलावल ने ये जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद लाने की पूरी कोशिश करेंगे। 10 साल पहले, 11 साल पहले वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक प्रेडिक्शन की थी कि जब ये सारे देखेंगे कि इनका इंटरेस्ट जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपके लिए मैं इतला मैं भी दे दूं कि एक इमरान खान इन सब पे भारी है। ये समझते हैं कि उनको सियासत नहीं आती, उन्हें असली सियासत आती है और इस मुल्क में सही सेंस में अगर कोई बंदा डेमोक्रेसी लेकर आ रहा है और आया है तो वो इमरान खान है। तो ये जो इन्होंने जोर लगाना लगा लें। अभी 11 जो जय्यत किस्म की बकौल इनके जमातों का इज्तिमा मुंतशिर हुआ है, ये बाकी 2-3 जो बचे कुछ हैं ये भी कोशिश करके देख लें। मैं भी इधर मसला सियासत का नहीं है, गवर्नेंस का है। वजीर आजम साहब खुद ये बात तस्लीम कर चुके हैं और वो जो बात उन्होंने कही है, अपोजिशन अब उसी बात पे वावेला कर रही है कि ये तो ना तजुर्बाकार है। आप ये देखें कि 2.5 साल गुजर गए, जिन लोगों ने पैसा कमाना था कमा लिया, अब जाके याद आया कि कार मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये पैसा कहां से कमा के ले गए हैं? टीम अभी तक सेट नहीं हुई, टीम कब तक सेट होगी? टीम बिल्कुल सेट है, ये एक गलत परसेप्शन है। देखिए जिन्होंने कमाना था उन्होंने 72 साल कमाया है, आपने बात ठीक की और निजाम को भी जहां तक उन्होंने पहुंचाना था उन्होंने पहुंचाया है। जहां डीप रूटेड वो कर सकते थे माफियाज के साथ मिलकर उन्होंने किया है। हमने तो 2-2.5 साल में रिफॉर्म्स किए हैं और जो वजीर आजम ने बात की उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया। उन्होंने ना तजर्बाकारी नहीं की, उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांजिशन होती है उसमें एक रिफॉर्म्स आनी चाहिए और एक डेवलप कंट्रीज में जिस तरह डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में, उस तरीके से उसको प्रैक्टिस होना चाहिए। और साथ में ये अंदिया भी दे दिया कि ये पुराने चले हुए कारतूस जो खुद को बहुत एक्सपीरियंस कहते हैं, अब आगे इनका कोई स्कोप नहीं है, मेरे जैसे ही आपको नजर आएंगे। और हमारे ऑफिसेज एक्वायर करने से पहले हमें सारी इंफॉर्मेशन और पिक्चर क्लियर कर देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है जो इनके साथ चली और इन्होंने उनको ट्रेन किया, उनको आदत है चीजें छुपा के रखने की, फाइलें अपने तक रखने की, डेटा ना देने की, वो सिस्टम हम खोल रहे हैं, वो ड्रेन हम ओपन कर रहे हैं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के साथ रन हो और एग्जैक्ट फिगर्स और डेटा सामने आए। जिन्होंने कमाना था उनके ये तो मुझे बताइए, ये जो कबीना में तब्दीलियां हुई हैं, ये जो कबीना में तब्दीलियां हुई हैं, ये तब्दीलियां कारकर्दगी की बुनियाद पर हुई हैं या वज़ीर आज़म ने अपनी फील्डिंग चेंज की है? देखिए ये पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ था और उसी दिन हुआ था जिस दिन तब्दीलियां हुई थी। ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है, उनको बेहतर लगता है और मेरे ख्याल में फील्डिंग का ही फील्ड चेंज किया उन्होंने। कारकर्दगी का यहाँ पर जिक्र नहीं था और कारकर्दगी का जब भी होता है वजीर आजम वो शख्स है जिनको परवाह नहीं होती, ना वो लगी लिपटी रखते हैं, वो बड़ा ओपनली बताते हैं। परफॉर्मेंस चेक तो उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है। अब जो जिक्र हुआ था उस दिन जो एक इनका इवेंट हुआ है उसमें ब्यूरोक्रेसी से रिटर्न एक एग्रीमेंट किया गया है कि वो मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे जो परफॉर्मेंस का हिसाब है वो आके चेक कराएंगे और उनकी इवैल्यूएशन भी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी।
जी हमें ये लगता है और अपोजिशन को भी ये लगता है, अवाम को ये लगता है कि कैच ड्रॉप हुए जिसकी वजह से वो फील्डिंग चेंज कर दी गई है। चले ये तो हम हुकूमत पे छोड़ते हैं कि हुकूमत बेहतर समझती है क्या करना है। पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली से क्या करेंगे? आप ये समझते थे कि गैर मुंतखब अफराद के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, आज वजीर दाखिला ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम अपोजिशन के साथ भी कर सकते हैं, चोरों के साथ भी कर सकते हैं। देखिए मैं पहले वाले सवाल का जवाब दे दूं। पीडीएम को तो सिक्सर पड़े, उनके लिए कोई कैच ड्रॉप नहीं हुए और हर सिक्सर के बाद उनका बुरा हाल हो जाता है। फील्डिंग पे वो खड़े हुए थे, हम तो बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, जहां तक आपने कहा मुज़ाकरात की पहले भी बात हुई है। वजीर आजम को मैं कोट करूंगी कि उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि जब आपका एजेंडा पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की बहबूद, पाकिस्तान की सलामती और बका, तो मैं हाजिर हूं, हम हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार है। ये वर्ड उन्होंने बोला, मैं कोट कर रही हूं। लेकिन अगर आप ये 34 अमेंडमेंट्स जो एनआरओ है प्लस है, इस पे अगर आप हम समझेंगे कि जनाब अगर हम ये नहीं देते तो वजीर आजम इस्तीफा दे दें, अगर इस्तीफा नहीं देते तो एनआरओ मान जाएं और इनके केसेस को राइट ऑफ कर दें, उस पर जीरो कॉम्प्रोमाइज है, कोई निगोशिएशन नहीं होगी। वैसे बाय द वे पीडीएम तो खुद कंफ्यूज है कि उन्होंने करना क्या है। सबकी अपनी अपनी लाठी है और अपनी अपनी भैंसें हैं, आपने देखी है। पहले आप कहते थे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब आप कह रही हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। फिर आपकी जिद है कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो अगर हालात खुदा ना खास्ता बहुत ख़राब हो गए तो फिर क्या करेंगे? क्या उसका इंतज़ार हो रहा है? दूसरा मुझे ये बता दें, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आज शेख रशीद साहब ने कह दिया कि फरवरी में पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा मियां नवाज शरीफ का। पासपोर्ट कैंसिल करने का मतलब है कि उन्हें पाकिस्तान फिर किसी सूरत नहीं आ सकते। तो क्या आप भी यही चाहती हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैंने ये कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन नेशनल असेंबली का फ्लोर हाजिर है। जमातें आके बैठेंगी जो असेंबली में, उनके सामने, आपके सामने, मीडिया की आंखों और पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने बातचीत होगी जो भी होगी। जहां तक मियां साहब के वापस आने, अब तो उनके इतने प्यारे मोहब्बत वाले दोस्त अहबाब और भाई उन्होंने कंपल्शन लिख दी है कि जब तक मियां साहब नहीं आएंगे पीडीएम की तहरीक ही नहीं चल सकती है। तो अब देखते हैं कि 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। लेकिन जहां तक उनका पासपोर्ट कैंसिल होने की बात है तो उससे यूके उनको डिपोर्ट करेगा और डिपोर्टेशन के बाद आपको पता है हमने एक उनका जहाज वापस किया है जिसमें 30 पाकिस्तानी डिपोर्टेड वापस लाए जा रहे थे। तो हमने उन्हें कहा कि हमारा असली बंदा भी साथ बिठा के लाओ ना, शेरों का जो पेओ है वो भी तो आगे बैठे उस जहाज में आके, उसको भी सामने बिठा के लेकर आए। हमने उनके लिए इंतजाम कर लिया, यहाँ हेल्थ सिस्टम काफी बेहतर कर लिया है, तो हम उनका इलाज भी यहाँ करवा देंगे। तो हमारा तो यही इंटरेस्ट है। और कल शहजाद अकबर साहब ने भी बयान दिया कि हम जितने जो प्रोसीजर्स और जो लॉ में लकूनाज हैं इस सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर काम करें ताकि इस किस्म के जो क्रिमिनल्स बाहर भाग के बैठ जाते हैं फ्यूजिटिव्स, उनको वापस लाया जाए। उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसले हो, जो भी मुशावरत हो, वो अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के करे, टेबल टॉक हो और मुल्क मस्बत समत में गामजन हो और ये जो तमाम फैसले हैं ये मुल्क को कौम के मफाद में हो। बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या इख्तलाफ रखती है और मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने क्या कहा है, इस हवाले से डेवलपमेंट क्या होने वाली है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बैकफुट पे चली गई है या फिर वो इनके साथ फ्रंट फिट पे ही रहेगी? राणा साहब से जानेंगे। राणा साहब, अंदर की बात क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के ऑप्शन पे, लॉन्ग मार्च पे और सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या दीगर दो बड़ी जमातों से मुख्तलिफ राय रखती है? बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज अंदर की एक स्टोरी आपको मैं सामने ले आऊँ। जिस दिन बिलावल की और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, आपको याद है हमने उस दिन भी ये ब्रेक किया था। बिलावल और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात में ये फैसला हो गया था कि किसी सूरत में असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और ये भी फैसला हो गया था कि हर सूरत में आप सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, हमने कहा था कि मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकातें जो है ना ऐसी मुलाकातें नहीं हैं। उस मुलाकात में क्या था कि पार्लियामानी निज़ाम को चलते रहना चाहिए। तो ये बात ही कही है ना बिलावल ने कोई और बात तो नहीं की। उन्होंने कहा जी हम असम्बलियों के अंदर से तब्दीली के लिए कोशिश करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन तब असम्बलियों के अंदर तब्दीली लाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली की बात करेंगे। तो ये मामला तय हो चुके थे। अब हो क्या रहा है इस सारे सिनेरियो में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखें आज बड़ा अच्छा खेलना शुरू किया। उन्होंने एमकेएम से राब्ते शुरू कर दिए, एमकेएम से मुलाकातें शुरू, दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें शुरू। यानी उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपनी जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतने लोगों से मुलाकातें करेंगे। वो लोगों से मुलाकात करके एक कोशिश करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में अपनी सफबंदी कर लें।
और हर सूरत में जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठा लें। वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत जो कह रही थी ना, जिसे मरियम के सेनेट इलेक्शन का बाइकाट किया जाए, आपको याद है ख्वाजा साहब तो गिरफ्तार हो गए हैं। इन्होंने एक तकरीर में कहा था जो हमने चलाई थी कि हम देखेंगे किस तरह सेनेट इलेक्शन होते हैं। हाँ जी, कहा ये बात थी। यानी नून लीग का जो था वो ये नजरिया यही था कि किसी सूरत में सेनेट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात बनने जा रही है सेनेट के अंदर, तो क्यों अपनी छोड़ेगी और दूसरी से वो पहले नंबर पर आने की कोशिश करेगी। लेकिन इस सबसे ज्यादा नुकसान तो अगर बाइकआउट करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा ना। देखिए, मुस्लिम लीग नून भी बाइकाट नहीं करेगी। इस मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून किस तरह बाइकाट करेगी मुझे बता दें। अगर मुस्लिम लीग नून बाइकाट कर जाती है तो क्या मुस्लिम लीग नून के सारे जो लोग हैं, बाइकाट तो उसी सूरत में होगा ना, आपके अरकान इस्तीफा दे दें चले जाएं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको अंदर की एक और ख़बर दे दूँ, शहबाज शरीफ ने बाकायदा जेल में बैठ के ही काम शुरू कर रखा है कि आइंदा सेनेट में नशिस्तें किस किस को देनी है। भाई इसके लिए तो बाकायदा कई लोगों से वादे हो चुके हैं, कई से फंड्स मांग लिए गए हैं, कई अफराद को कह दिया गया है कि आप इस हवाले से तैयारी करें, और कई डिवीज़न में ये हदायत जा चुकी है कि आपके यहाँ पर ये सेनेट का उम्मीदवार रहेगा, इस डिवीज़न ने इसको वोट देना है। क्या छोटे मियाँ साहब की गाइडलाइंस पे मिन्नो अमल होगा? किसकी? छोटे मियाँ साहब की गाइडलाइंस। इस वक्त तो छोटे मियाँ साहब की गाइडलाइंस और हिकमत अमली भी कामयाब जा रही है। ये जो बिलावल की हिकमत अमली है, क्या इसमें छोटे मियाँ साहब की कोई बात आपको दूर नज़र आ रही है? मुझे एक बात आई, मोहम्मद अली दुरानी मिलके गए छोटे मियाँ साहब से, छोटे मियाँ साहब के किसी एक तर्जुमान ने कोई बयान दिया? कोई नहीं दिया। मरियम साहिबा का बयान आया और बयान आया वहाँ पे से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, तो छोटे मियाँ साहब जो है उनके किसी तर्जुमान का बयान क्यों नहीं आया? उनके करीबी लोगों का बयान क्यों नहीं आया? नहीं तो 1 मिनट से पहले वो तैयार बैठे होते थे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो राना साहब, सेनेट इलेक्शन पे मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा ने पीपल्स पार्टी की किस आला शख्सियत से रब्ता किया? हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना अलामिया जारी किया और सारा कुछ किया, तो उससे पहले आपको पता है कि मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मरियम से जब एक सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था जब तक पीपल्स पार्टी का अलामिया नहीं आ जाता या बिलावल खुद नहीं कहते उस वक्त तक मैं जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। मेरी इतला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आज 3 दफ़ा रब्ता किया, 2 दफ़ा असफली जरदारी सबसे रब्ता हुआ और 1 दफ़ा बिलावल भुट्टो से रब्ता हुआ। मरियम साहिबा का भी रब्ता हुआ और इन रब्तों में ये कहा गया कि जनाब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जो आपकी पार्टी का जो अलामिया सामने आ गया है, इससे तो PDM में बड़ा नुकसान होगा। हम तो इस्तीफ़े, अगर आपने नहीं भी इस्तीफ़े देने थे तो आपने ये क्यों बात की कि असम्बलियों के अंदर से तब्दीली लाएंगे? तो इस पर उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया, एहतजाज। और मरियम ने तो यहाँ तक कहा कि लोग तो हमें कहते थे कि आप हमें धोखा देंगे, लेकिन ये क्या हुआ, आपने तो वाकई ऐसा कर दिया। तो जिस पर बिलावल ने कहा नहीं जी, हम मिलकर चलेंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी के फैसलों की पाबंदी करते हैं और अपने पार्टी के फैसलों को लेकर आएंगे। पार्टी की तरफ से ये राय आएगी, PDM जो फैसला करेगी वो बाद में देख लेंगे। बिल्कुल यही होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, PDM का जो इजलास होगा, मैंने कल भी एक निशानदेही की थी, उस पर 5 जमातें बिलावल के साथ खड़ी होंगी। सिर्फ 3 जमातें रह जाएंगी। 3 जमातें, एक तरफ मेंगल और सॉरी अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान हाफ पार्टी, और मोहतरमा मरियम साहिबा, पार्टी नहीं मरियम साहिबा, मुस्लिम लीग, बिल्कुल हाफ पार्टी कह रहा हूँ, तो हाफ पार्टी तो टूट गई ना। तो मुस्लिम लीग नून लंदन, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप और अचकजई। चले राना साहब, ये बता दें कि बड़े मियाँ साहब ने हिदायत क्या की है? बड़े मियाँ साहब ने हिदायत ये कर दी है कि मरियम को ये कहा गया है कि अब तुमने किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी के किसी दाव पे नहीं आना। ये मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि तुम अपने अलहदा जलसे जुलूस करो, उनमें PDM की बजाय सिर्फ अपना जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, पार्टी का जिक्र करो, जैसा आज जलसे में हुआ है। आज पूरे जलसे में आपने PDM का लफ्ज़ सुने? पूरे जलसे में सिर्फ नोडेरों का जिक्र सुना कि जहाँ पे अवाम ने कहा महंगाई बहुत महंगी। बस तो उन्होंने कहा सिर्फ आप करो, आपको और मौलाना फजलुर रहमान को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और आपके साथ कोई नहीं होगा। ये लफ्ज़ अदा किया गया। यानी इशारा मिल चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आपके साथ नहीं चलती तो आप अलहदा से अपनी तहरीक जरूर चलाएं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि साबिका दौरे हुकूमत में आज़म हाउस के अंदर मुख्तलिफ सेल्स कायम किए गए, जिसमें सोशल मीडिया का सेल था, दीगर सेल थे जिन्होंने रिपोर्ट्स मुरतब करनी थी और ब्यूरोक्रेट्स को पहुंचानी थी और इसके अलावा आला हुक्काम को पहुंचानी थी। वो सेल अभी भी एक्टिव है, लेकिन वो किसके लिए काम करते हैं राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या कोई ऐसे सेल हैं जो अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए हैं? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है, ख़ासकर मरियम के लिए। मोहतरमा जो हैं, इन्होंने जब वज़ीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तो वज़ीर आज़म हाउस में असल वज़ीर आज़म यही थी। एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसमें कुछ ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने हुए हैं
जिसमें कहा गया है कि 80% महकमों में तकर्रियाँ, तबादले और दीगर मामला मरियम की हिदायत पर होते थे। ये जो हम कहते हैं ना आज भी जाती उम्रा में इतला कहाँ से पहुँचती है, ये वही सारा सिस्टम है कि वही वफादार जो है वो वफादारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा उसके बाद वहाँ पे जो मीडिया सेल बना होता था, जो वहाँ से बने हुए मीडिया सेल में कुछ सोशल मीडिया के लोग बैठे थे, कुछ दीगर बैठे थे, और वहाँ पर जो अदारों के ख़िलाफ़ और उस शख्सियात के ख़िलाफ़ कंपेन होती थी, वो कंपेन बाकायदा इन्हीं मीडिया सेल से चलाई जाती थी और मुख्तलिफ नामों से मीडिया सेल्स के अंदर जो है अकाउंट्स बनाए गए थे। और यह भी कहा गया है कि वहां पर बाकायदा 4 कमरे ऐसे थे जहां पर यह सारा सिस्टम चलता था और उसके बाद गैर मुल्की मीडिया के साथ वहां पे लिंक होता था। और यह बड़ा खौफनाक है कि जो बहुत से भारतीय मीडिया थे, मीडिया चैनल्स थे और बहुत से भारतीय सहाफ़ी जो थे, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पाकिस्तान के अंदर से बैठ के उन्हीं खबरों से राब्ता किया जाता था और पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन एजेंडा बनाया जाता था और फिर प्रोपेगेंडा किया जाता था। तहकीकात हो रही है, तहकीकात के बाद मंजर-ए-आम कौन इसमें कसूरवार है, किस पे शिकंजा सख्त किया जाता है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइंदा मूव पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, सीईसी में क्या फैसले हुए और वो जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का जो ऑप्शन है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? मरियम नवाज साहिबा ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया था। इस बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सहर साहिबा, कल से बातें गर्दिश कर रही हैं कि सीईसी में फैसला यह हुआ कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो कयादत करें, हम इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान असेंबली यही राय रखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं वो बिल्कुल पार्टी में सीईसी में मुकम्मल मशावरत के बाद कह रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों हमें हर वक्त एक किस्म की सेंसेशनल न्यूज चाहिए। न्यूज स्टोरीज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, और न्यूज स्टोरीज जो है हमारी जो प्रेशर है उससे भी बन सकती है, जो चेयरमैन की स्टेटमेंट है वो भी हाईलाइट हो सकती है। ये जो एक होती है ना कि प्रोपेगेंडा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ऐसा लगता है कि समवन वाज बेगिंग आवर मीटिंग, या किसी के पास इतनी जो है वो तलस्माती ताकतें हैं कि दे कुड एज्यूम कि हम क्या सोच रहे हैं। तो बात ये है कि ये मैं समझती हूँ कि बहुत क्लैरिटी के साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बताया है कि इस्तीफों के मामले में पीडीएम का जो फैसला है, पीपल्स पार्टी उस पर बिल्कुल उसी तरीके से जो है उसका एक ही मौक़िफ़ है, उसी पे खड़ी हुई है। वही स्टैंड है हमारा। जो पीपल्स पार्टी का जो है सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेने की जो एक मुशावरत में राय आई है उसको हम डिस्कस करेंगे जब पीडीएम की मीटिंग होगी। और पीडीएम जो है इंटैक्ट है, मुतफ़िका जो है मुशावरत से पीडीएम की तमाम मेंबर्स की राय से एक फाइनल फैसला, एक फाइनल हिकमत अमली आ जाएगी। और पीपल्स पार्टी आपको पता है वो पार्टी है जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, जो पार्लियामान पे यकीन रखती है, जो इस्तेकाम जो है जमहूरियत का और मुल्क का उसके ऊपर यकीन रखती है। तो ये तमाम जो भी हमारी हिकमत अमली होगी वो इन तमाम अवामिल को सामने रख के होगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। सहर साहिबा, एक तासुर ये है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुछ फैसले किए जाते हैं या वहां पे राय दी जाती है, फिर वो राय पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे लेके जाई जाती है। ये प्रोसेस ठीक है, लेकिन पीडीएम में कुछ फैसले होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पहले हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये बात करेंगे, फिर उस पर फैसला देंगे। तो ये जो दोनों तरफ है बात, पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर पीडीएम और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो ये कब तक चलेगा? आप मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है कि आप पूरी जो एक हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो तो नहीं बैठती ना पीडीएम की मीटिंग्स में, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर पीडीएम के अंदर कोई राय आती है तो उसके ऊपर हमें अपनी पार्टी की जो इंटरनल हमारी कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए? मेंबरों का एतमाद में नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, पार्टी उसी वक्त कोई भी मूव जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे लेके चल सकती है जब हमारे अंदर हम आहंगी हो, एतमाद हो, कोई ये ना समझे कि जी इसके अंदर मेरी बात कहने से रह गई है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी, आप ये देखिए कि सिर्फ मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, आप पीपल्स पार्टी का हर फैसला देख लें, चाहे वो 18वीं तरमीम थी, चाहे वो जो है वो पार्लियामेंट को मजबूत करना था, चाहे वो एनएचसी अवार्ड था,
हर चीज में तमाम पार्टीज को साथ लेके एक मुकम्मल मशावरत के जरिए जो है फैसले किए हैं। और अब भी जो है मैं समझती हूँ कि पीडीएम जो एक काविश भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, एपीसी बुलाना और एक प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा देना जिससे तमाम। सहर कामरान साहिबा, आपने अच्छी बात की, अपने तमाम अराकीन असेंबली को एतमाद में लेना चाहिए, एक अच्छा प्रोसेस है। सहर साहिबा, आज अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने एमक्यूएम से मुलाकात की है, बहादुराबाद उनके मरकज पर गए, तो क्या सेनेट इलेक्शन के हवाले से ये मुलाकात है या जो वो सेंसस पे सिर्फ एक बुनियादी जो एतराज है एमक्यूएम को उस पर आपका भी इत्तफाक है, इस हवाले से मुलाकात थी? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग के रास्ते खुले रखती है। पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है जिसमें सबको साथ लेके हुकूमत चलाई है और कामयाबी से चलाई है और जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। अब न सिर्फ अपने 5 साल पूरे किए बल्कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर की हुकूमत। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर एक ऐसा इशू है सेंसस का इशू जिसके ऊपर हमारे तहफ्फुज़ात एक जैसे हैं, हम ये कहते हैं कि आबादी को सही नहीं गिना गया और हम ये समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट और उसकी इम्प्लीकेशन सूबे पे और सूबे के अवाम पे आएगी और न सिर्फ इस सूबे पे आएगी बल्कि ये महरूमिया बाकी सूबों में भी इसका असर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इस ऐसे इश्यूज के ऊपर क्या हम जो है वो कौमी सलामती के इश्यूज के ऊपर, क्या हम मईशत के ऊपर, क्या हम गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, क्या हम कश्मीर के ऊपर पीटीआई के साथ नहीं बैठे? पीटीआई है जो आइसोलेशन में है, ये पीटीआई है कि जो किसी के साथ बैठना नहीं चाहती, पार्लियामेंट से भी मफरूर है इनकी लीडरशिप, ना ये पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं। वरना जो सियासी जहन होता है, जो सियासी सोच होती है, हमारी कोई जाती दुश्मनियां तो नहीं है। हमें जहाँ मुल्क के मफाद की बात होगी, अवाम के मफाद की बात होगी, हम जरूर बैठेंगे, जरूर बात करेंगे और यही पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी बात है। सहर साहिबा, डायलॉग करने चाहिए, मुल्की मफाद के लिए है, बेहतरी के लिए है, जमहूरियत के अमल को बेहतर बनाने के लिए है, तो डायलॉग ही सबसे बेटर ऑप्शन है। आप इस पे क्या राय रखती हैं कि क्या पीडीएम उसका एतमाद इसमें हासिल है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए जाए, जिस तरह कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरादा यह भी है कि मुस्लिम फंक्शनल लीग से भी राब्ता किया जाए, पीर पगारा साहब से भी मुलाकात की जाए, तो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इनफरादी तौर पर यह राब्ते कर रही है? नहीं, देखिए, बात यह है कि जो हमें सूबे की हद तक जो चीज करनी है, मेरा ख्याल है कि हर पार्टी, हर एक पार्टी उसका अपना नजरिया है, उसके अपना जो है मैनिफेस्टो है और हर पार्टी को हक हासिल है कि वो जो है अपना पॉलिटिकल प्रोसेस है आगे बढ़ाए। लेकिन जहाँ पे पीडीएम की बात आती है तो पीडीएम में पार्टियां एक दूसरे को एतमाद में जरूर लेती हैं। आप ये देखें कि ये तो जैसे पीपल्स पार्टी ने भी दिखाया कि वो क्यों चौधरी शुजात की तबीयत खराब हुई तो उनसे भी मुलाकात हुई, पीर पगारा साहब से भी जो है वो रास्ते होते हैं, क्यों नहीं हो? देखिए ना, बात यह है कि अब ये कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं होते कि आपको अगर हुकूमत मिल जाए तो आप आसमान में चढ़ा के दुश्मनियों के लिए तलवार निकाल लें। ये जो है इनमेच्योर पार्टीज करती हैं, जिनका वजूद नहीं होता, जिनकी फाउंडेशन नहीं होती। जो जब भी हम कहते हैं कि सिलेक्टेड जब आपकी अप्रोच होती है तो आपके अल्फाज भी वही होते हैं, आपका तरीक़ेकार भी वही होता है। आप कश्मीर जैसे अहम इशू के ऊपर कौमी यकजहती पैदा नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का तो कमाल ये है कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को कहते थे बेनजीर चारों सूबों की तंजीर, और आपने उसका बेहतरीन अमल मुजाहरा देखा, अमली मुजाहरा देखा कि आज शहादत के 13 साल के बाद भी घड़ी खुदा बख्श कौमी यकजहती का एक मंबर बन के उभरा है। यानी तमाम डिवाइड के ऊपर, चाहे वो सेक्यूरियन है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो आपकी एथनिक है, उससे हटकर तमाम पार्टी इकट्ठी थी। ये सिर्फ हमने पहली दफा देखा है कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब है जो ना किसी के गमी खुशी में, ना दुख दर्द में, ना ताज़ियत में, बल्कि उनके पास एक अजीब किस्म की सोच है जिस तरह से वो कर रहे हैं और जिसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। अगर पाकिस्तान को उन्होंने मजबूत करना था तो उन्हें कौमी यकजहती लेकर आनी थी। हमने देखा कि इससे पहले सैलाब आए, ज़लज़ले आए, बारिशें हुई, थी जो चले, उम्मीद करते हैं कि कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया जाए, हर तरफ से किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि अगर मुल्की मफाद और बेहतरी के लिए फैसले हों तो उसके लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी के भी साथ मिल बैठना हो और मुल्की मफाद की बेहतरी के लिए फैसले किए जाएं तो वो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से वक्त देने के लिए सहर कामरान साहिबा। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे कि इस वक्त बंद गली में कौन खड़ा है, वफाकी हुकूमत या अपोजिशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जानिब वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों से बातचीत कर रही है और उन्हें सेनेट इलेक्शन पर माइल कर रही है और दीगर ऐसे इश्यूज जिस पर वफाकी हुकूमत से नाला है उस पर मनाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी जानिब पीडीएम की तहरीक जो है वो किस हद तक मजबूत होगी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के एक धड़े के अलहदा हो जाने से क्या पीडीएम या जमीयत उलमा इस्लाम फे पे कोई बड़ा असर पड़ेगा, और हुकूमत इस पीडीएम की तहरीक को किस तरीके से टैकल कर रही है, आवाम क्या सोचते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार मुर्तजा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोलंकी साहब, अब हालिया अगर तहरीक देखें, आपको जमीयत उलमा इस्लाम फे, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, उसका एक धड़ा अलहदा हो जाने, या वो ये कहते हैं कि वो ग्रुप है फे, हम उससे अलहदा हैं, तो आपको अलहदा हो जाने से क्या पीडीएम पे कोई असर पड़ता दिखाई देता है? नहीं जी, मुझे कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। चंद लोग जिनको निकाला गया है JUI फे से, वो कोई बहुत बड़े ऐसी शख्सियतें नहीं हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा असर रसूख हो। वो थोड़े थोड़े नाराज़ ज़रूर रहते थे, लेकिन इसके अलावा उनका कोई ख़ास असर नहीं है। मज़ीद ये है कि उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया है, क़िबला जनाब इमरान ख़ान को जो उन्होंने दुआएं दी हैं कि वो 5 साल पूरे करेंगे, और ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया है, तो इन दोनों चीज़ों ने एक तरह से इस छोटे से ग्रुप पर एक खुदकुश हमला किया है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में JUI फे पर कोई इससे असर पड़ेगा। सही, यानी आपको JUI फे पे असर पड़ता दिखाई नहीं देता। राना साहब, आप क्या राय रखते हैं? ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, वो ये कहते हैं FA ग्रुप है, उन्होंने ग्रुप का नाम दे दिया, तो क्या ये ऐसी मूवमेंट या प्रेशर ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान को टफ टाइम दे सकें? देखिए, एक बात तो मुर्तज़ा साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद वो टफ़ टाइम ना दे सकें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि वो मौलाना, इनमें से 2 लोग वो हैं जो मौलाना के करीब तरीन हैं, और इन वही 2 लोग वो भी हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और चंद वोटों से हारे थे, को बड़ा लंबी चौड़ी लीड नहीं थी, थोड़े वोटों से हारे थे, और उनका एक अपना हल्का अहबाब भी है। तो इससे ये ज़रूर होगा कि उनके राबते उन तमाम लोगों से, खासकर हाफिज़ हुसैन अहमद के राबते उन तमाम लोगों से हैं जो मौलाना साहब से थोड़ा या बहुत नाराज़ हैं, और जो अब चाहते थे कि कोई एक खड़ा हो और उसके साथ जुड़ जाए। इन चारों से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये 4 से 12 हो गए और 12 से 24 हो गए तो फिर मौलाना साहब का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जो मेरे पास इतला है वो आइंदा जो हफ्ता आ रहा है, इसमें एक और इस्लामाबाद में इजलास हो रहा है, और उस इजलास में चंद ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनके मतलब मौलाना साहब भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो भी उनको छोड़ के जा सकते हैं, और अगर वो आगे सामने तो फिर हालात बहुत तब्दील होंगे। हालात तब्दील होंगे। सोलंकी साहब, हम कैटेगोरिकल बात कर लेते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के बाद, अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। कल एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है, उनका बयानिया कुछ नवाज शरीफ साहब से क्या आपके नजदीक मुख्तलिफ है, क्योंकि उनके राब्ते दूसरी जानिब जरूर हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो पीडीएम की तहरीक के आगाज पे था वो तब्दील होता देख रहे हैं? नहीं जी, मैं इसमें कोई बुनियादी तब्दीली नहीं देख रहा, बल्कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी थी, उससे जो मियां नवाज शरीफ और मरियम का जो बयानिया है वो रीइंफोर्स हुआ है। तो वो तमाम लोग जो नवाज शरीफ और मरियम को कमज़ोर करना चाहते थे या उनके बयानिए को कमज़ोर करना चाहते थे, दर हकीकत उन्होंने इनको मज़ीद मदद फराहम की है, और एक तरह से मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा रेडिकलाइज किया है और ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना दिया है। तो ये एक तरह से उन्होंने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें इस्तीफ़े ना देने और असम्बली के अंदर जो है तब्दीली की बात और सेनेट का इलेक्शन लड़ने, और दूसरी तरफ मरियम साहिबा जो है उनका बयान ख्वाजा साहब पे, फिर उसके बाद बिलावल का, फिर उसका मौलाना फजलुर रहमान का, लेकिन मुश्तरका अलामिया कोई जारी नहीं हुआ, कोई मुश्तरका बयान नहीं आया। तो क्या पीडीएम के अंदर कोई दरारें नज़र नहीं आती इन चीज़ों से? पीडीएम के अंदर इस्तीफ़ों के हवाले से एक इख्तलाफ शुरू से रहा है इन जमातों के अंदर, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के अंदर, कि इस्तीफ़े दिए जाएं और किस वक्त दिए जाएं, इस हवाले से इख्तलाफ रहा है। और अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लिया जाए, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पोजीशन है इसको मजबूत किया जाए। इस्तीफ़ा जो जमा कराने का अमल है उसकी उन्होंने मुखालफत नहीं की, लेकिन सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफ़े देने के वो ज़रूर मुखालिफ हैं। अभी ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून उस पर क्या कहती है, और यकम को जो इजलास है लाहौर में, उसमें ये बात मज़ीद वाज़ेह होगी।
लेकिन मैं नहीं समझता कि इस्तीफा के हवाले से कोई ऐसे हालात हैं कि पीडीएम के कोई टूटने का खदशा। सोलंकी साहब, आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द जो आज एमक्यूएम के दफ्तर बहादुराबाद में गया और मुलाकात की, और वो आने वाले दिनों में मुस्लिम फंक्शनल लीग से भी मुलाकात का इरादा रखते हैं, तो क्या सेनेट इलेक्शन में हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो अपना पलड़ा तब्दील कर सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, ये मुमकिनात में से है। और मुझे लगता है कि खुद पीटीआई को खदशा है कि उनके जो अरकान हैं मुख्तलिफ सूबों में, ख़ासतौर पर सिंध में, वो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने शो ऑफ हैंड्स और बैलेट, ओपन बैलेट के हवाले से बात की थी। लेकिन जो ये एमक्यूएम का जो बदलता हुआ रवैया है, बाप का जो रवैया है, चौधरीज पहले से ही नाराज़ हैं, मेंगल पहले ही निकल गए हैं, और इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो जो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आपके नजदीक वफादारियां तब्दील हो सकती हैं? राना साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये इशारा दे रहे हैं कि सिंध में से कुछ लोग वफाकी हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो दूसरी जानब जा सकते हैं। क्या कोई ऐसी खबर है आपके पास? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। और हुकूमत कायम हो और उनके अपने लोग छोड़कर किसी और की तरफ चले जाएं, ऐसी मिसाल मिलती नहीं। हाँ, हुकूमत ख़त्म हो रही हो या ये पता हो कि आज अदम इत्तेमाद की तहरीक आ रही है या बुरा वक्त हो, तो फिर तो जाया जा सकता है। इन हालात में देखें, वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं वो एमकेएम और पीपल्स पार्टी के सख्त खिलाफ है, उन्हें वोट इस चीज़ का मिला है, तो किसकी तरफ जाएंगे वो वहाँ पे? और सिंध के अंदर वो किसकी तरफ जाएंगे? क्या वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या वो एमकेएम को ज्वाइन करेंगे? एमकेएम उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक एमकेएम को छोड़ने का हुक्म नहीं मिलेगा। सही, एमकेएम को जब तक छोड़ने का हुक्म नहीं मिलता। सोलंकी साहब, आप क्या समझते हैं? पार्लियामान भी नहीं चल रहा, मईशत की भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, मुज़ाकरात कोई करना नहीं चाह रहे। आज वजीर दाखिला कहते तो हैं कि अपोजिशन से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं, चोरों से भी कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक कर सकते हैं वो भी आपके इल्म में है। तो आपको नहीं लगता कि सारी पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में खड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम हुकूमत तो बंद गली में ज़रूर है, और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है उसका अमल मेरे ख्याल में शुरू हो चुका है। आपके ख्याल में जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो फुर्तियाँ हैं वो किसी की तरफ से हैं, वो पीर पगाड़ा की तरफ से नहीं गए हैं। तो इसी तरह से जो इत्तेहादियों की जो आए दिन जो थोड़ी बहुत जो नाराज़गी की खबरें हैं, ये इस बात का इजहार है कि सफ़ा एक ही है, लेकिन उस सफ़े के बीच में एक लकीर है। हुकूमत और जो हुकूमत के जो सरपरस्त हैं वो एक सफ़े पर उस तरह से नहीं है। अच्छा सोलंकी साहब, आपने कहा एक सफ़े पे नहीं है, तो फिर आपको क्या नज़र आता है अगर ये सेनेट का इलेक्शन भी खैर वफीयत से गुजर जाता है और सेनेट में पोजीशन लाजमी बात उसी की होगी जिसकी अक्सरियत है, तो उसके बाद आप समझते हैं कि ये तहरीक चलेगी या उसके बाद हुकूमत को कोई टफ टाइम मिलेगा? मेरे ख्याल में अगर कोई एजिटेशन होनी है या पार्लियामान के अंदर कोई तब्दीली होनी है, तो ये तमाम अमल जो है वो सेनेट के इलेक्शंस के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। और उस वक्त तक तमाम जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा रोशन होंगे। अगर एजिटेशन करनी है तब भी इस्लामाबाद का मौसम अच्छा होगा, और अगर हाउस के अंदर कोई तब्दीली लानी है उसके लिए भी होगा। और अगर इस मज़ाहमत को अगले इलेक्शन तक जारी रखने की कोई सूरत निकालनी होगी, तो ये तीनों इम्कानात जो हैं ये सेनेट के इलेक्शन के बाद सामने आएंगे। सोलंकी साहब, कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी की जो मीटिंग हुई और उसमें जो उन्होंने लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत रख दिया और जिस तरह के फैसले हुए, अब तक की जो खबरें हैं, आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड ले गई है? हुकूमत ये कहती है कि जरदारी साहब पूरी पीडीएम पे भारी पड़ गए। देखें जी, हुकूमत परेशान है, और अगर परेशान ना होती तो वज़ीर आज़म जो है वो हर आए दिन 2-2 घंटे के इंटरव्यू ना देते, उनके वज़रा की फ़ौज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती। वो ये सारी जो परेशानी है वो उनको है, तो इससे तो लगता है। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ की वापसी की जो शर्त थी, जो बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं था। उनके जो इख्तलाफात हैं वो मैंने आपको बताया कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एजिटेशन को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और जो ज़राए हैं जिसमें ऐवान के अंदर तब्दीली पंजाब और वफाक में, उसको भी आजमाना चाहते हैं। सोलंकी साहब, चलें ये बता दें, आपने कहा पीडीएम में कोई फासले नहीं बढ़ते नज़र आ रहे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल है
जिसमें बिल्कुल उसके उनका हिकमत अमली पीपल्स पार्टी की अलहदा है, मुस्लिम लीग नून की अलहदा है। तो इस हिकमत अमली के बावजूद भी आपको ये इनमें फासले नज़र नहीं आ रहे? जी, मुझे कोई बड़े फासले नज़र नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी की अपनी बका इसमें है कि वो पीडीएम के साथ रहे, वरना सिंध हुकूमत के खिलाफ जो काम हो रहे थे, चाहे वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का दोबारा जिस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट की गई, जिस तरीके से गवर्नर राज की धमकियां मिल रही थी, जिस तरीके से वफाकी वज़रा के जो दौरे थे, जिस तरह से गवर्नर कर रहे थे, जिस तरह से मुराद अली शाह को नैब में बुलाया जा रहा था, बिलावल को बुलाया जा रहा था, उसमें उनको कोई थोड़ी बहुत जो रिस्पाइट मिली है वो पीडीएम की वजह से मिली है। और उनको बिल्कुल भी एतबार नहीं है ना पीटीआई हुकूमत पर, ना इस्टेब्लिशमेंट पे। इसलिए उनकी अपनी बका इसी में है कि वो पीडीएम के साथ ही रहें। उनके जो इख्तलाफात थे वो मैंने आपको बता दिए। जो बुनियादी उसूल है पीडीएम का, वो हाइब्रिड ऑर्डर को पुशबैक करना और इमरान सरकार को किसी न किसी तरह से निकालना, इस पे इस इत्तेहाद के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। सोलंकी साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुस्तकबिल को लेके सेम पेज पे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तरह से अपनी पार्टी के अंदर बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए हैं। अब नवाज शरीफ के बाद जो है वो मरियम नवाज जो है वो इस पार्टी की लीडर है और इस हकीकत को सब लोगों ने तस्लीम कर लिया है। जरदारी साहब भी आहिस्ता आहिस्ता जो अपना अख्तियार है वो बिलावल को दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में बिलावल की बात ज़्यादा चलती है। तो अब ये इन दोनों जमातों की क़यादत बिलावल और मरियम के पास है, वही मिलकर तय करेंगे कि मुस्तकबिल की सियासत उन्होंने कैसे करनी है। सही, बिलावल और मरियम मुस्तकबिल की सियासत के एजेंडे को तय करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, लास्ट स्टार से मुझे और हम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।